नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग चिकित्सा के सिद्धांतों की, जिसके अंतर्गत पंच महाभूतों का सिद्धांत, पंचकोश का सिद्धांत, प्राणों का सिद्धांत, नाड़ी, त्रिदोष, पाचन और चयापचय का सिद्धांत, तंत्रिका तंत्र के समन्वय के साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों का और अंत में व्यवस्थित जीवनचर्या का सिद्धांत। योग को मन और आत्मा से संबंधित माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने रोग को व्याधि कहा है। व्याधि मन और शरीर में एक रूपता के अभाव में उत्पन्न होती है। सामान्यतः रोग को हम लोग बाह्य वातावरण में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति से उत्पन्न मानते हैं और व्याधि को आंतरिक वातावरण से उत्पन्न विकार मानते हैं। वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। योग चिकित्सा के सिद्धांत की बात करें तो प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली, चाहे वह योग चिकित्सा हो या दूसरी चिकित्सा प्रणालियाँ हों, कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती हैं और ये सिद्धांत के आधार पर ही रोगों की चिकित्सा की जाती है। ये सिद्धांत दूसरे चिकित्सा पद्धति के भी हो सकते हैं, उस चिकित्सा पद्धति के भी होते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर रोगी का परीक्षण करके रोग का पता लगाया जाता है और फिर उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। इनमें से मुख्य है पंच महाभूतों का सिद्धांत, पंचकोश, प्राणों का सिद्धांत, नाड़ियों का सिद्धांत, त्रिदोषों का सिद्धांत, पाचन, चयापचय, तंत्रिका तंत्र के समन्वय, अंतःस्रावी ग्रंथियों का सिद्धांत, व्यवस्थित जीवनचर्या का सिद्धांत। पंच महाभूतों के सिद्धांत की बात करें तो सभी भारतीय दर्शन में मानव शरीर को पंच महाभूतों से निर्मित माना है तथा शरीर के मूल दोष, धातु, मल की उत्पत्ति को ही पंच महाभूतों से उत्पन्न माना जाता है। इन तत्वों की कमी या अधिकता के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हें पहचानने के कुछ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं। आकाशीय पदार्थ, ये पदार्थ मुलायम, हल्के, समतल, शब्द गुण से युक्त होते हैं और इनके सेवन से शरीर में कोमलता, लघुता, चंचलता, छिद्रों की अधिकता होती है। वायव्य पदार्थ हल्के, शीतल, रूखे, खुरदुरे, सूक्ष्म तथा स्पर्श गुण से युक्त होते हैं। शरीर में खुरदरापन, गति एवं स्फूर्ति इनके सेवन से आती है। तेजस पदार्थ गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, हल्के, रूखे, चिपचिपेपन से रहित, रूप के गुण से युक्त होते हैं। इनके सेवन से शरीर में जलन, चयापचय शक्ति, पाचन शक्ति तेज, त्वचा में चमक और रंग में निखार आता है। और जलीय पदार्थ जो होते हैं ये तरल, शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र तथा रस गुण प्रधान होते हैं। पार्थिव पदार्थ भारी, दृढ़, शक्त, स्थूल, चिपचिपेपन से रहित, ठोस और गंध से पूर्ण होते हैं। इनके सेवन से शरीर में मोटापा, दृढ़ता, भारीपन आता है। शरीर में मुख्यतः पृथ्वी और जल, ये दो महाभूत विद्यमान रहते हैं। शरीर का ठोस भाग पृथ्वी से, द्रव भाग जल से बना होता है। खाली भाग मुख्य रूप से आकाश और आंशिक रूप से वात यानी कि वायु से बना होता है। जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनको पचाकर धातुओं में परिवर्तित करने का काम अग्नि महाभूत का होता है। आकाश तत्व से स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो इसे हम महत तत्व भी कहते हैं। इसकी शक्ति ही प्राण है। इसे प्राप्त करने का माध्यम उपवास, भूख से कुछ कम भोजन करना, जैसे कि योग में मिताहार की चर्चा की जाती है, इस तत्व की पूर्ति होती है। इनसे दिन भर का उपवास यदि ना हो सके तो एक समय अन्न का त्याग करना भी लाभप्रद होता है। आकाश तत्व से लाभ प्राप्त करने के कुछ और यौगिक उपाय हैं, जैसे संयम, ब्रह्मचर्य, सदाचार, मानसिक अनुशासन, संतुलन, विश्राम, शिथिलीकरण, प्रसन्नता, मनोरंजन और गहरी नींद लेना।
वायु के घटकों में सबसे उपयोगी तत्व ऑक्सीजन है। यह बहुत ही शक्तिशाली तत्व है। अन्य तत्व भी इसी की उपस्थिति से चलते हैं। ताप व प्रकाश उत्पन्न करने में वायु का एक महत्वपूर्ण भाग ओजोन भी है। पहाड़ पर ले जाकर क्षय रोगियों की प्राण रक्षा इसी ओजोन के द्वारा की जाती है और कहा भी जाता है 100 दवा की एक हवा। प्राण वायु ही प्राण है। अग्निहोत्र से इसकी शुद्धि होती है। श्वास के अतिरिक्त त्वचा के करोड़ों छिद्रों से भी इसका अवशोषण लगातार होते रहता है। वायु सेवन के लिए शुद्ध हवा में टहलना सर्वोत्तम है। योगासन व प्राणायाम करना, मालिश करना, दौड़ना, तैरना आदि भी वायु तत्व प्राप्ति के अन्य अच्छे उपाय हैं। सूर्य नमस्कार भी इसका एक अच्छा उपाय है। अग्नि ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। इस तत्व के अधिष्ठाता सूर्य की उपासना का मंत्र गायत्री मंत्र है। सूर्य से बुद्धि और दीर्घ आयुष प्राप्त होता है। प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य से नीलोत्तर किरणें, जिन्हें कि हम लोग अल्ट्रावायलेट रेंज कहते हैं, निकलती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर स्वास्थ्य लाभ कराती हैं। सूर्य के सम्मुख जल धार छोड़ी जाती है। जब जल में से पार निकलने वाली यही किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो और ज़्यादा लाभकारी होती हैं। सूर्य नमस्कार व योग आसनों के अभ्यास से शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि होती है। तेल, नमक, स्त्री संसर्ग का त्याग करना भी इसको बढ़ाने में सहायक होता है। जल तत्व एक प्रधान औषधि के रूप में माना जाता है। इसके सेवन से शरीर सुखमय बनता है और शरीर की अग्नि भी आरोग्यवर्धक हो जाती है। जल रोगों का दुश्मन है और सभी रोगों का नाश करता है। हमारे शरीर का 70% भाग जल ही है। रक्तचाप, श्वसन, पाचन, मल विसर्जन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं इसी से संपन्न होती हैं। ठंडा जल, गर्म जल, खनिज जल आदि के अनेक चिकित्सकीय प्रयोग होते रहते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्राओं के प्रयोग से शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है उनमें पृथ्वी तत्व सबसे प्रमुख है। हमारे खाद्य पदार्थों का स्रोत भी पृथ्वी ही है। सभी प्रकार की धातुएं, खनिज, लवण पृथ्वी तत्व के द्वारा ही हमारे शरीर में आती हैं। इसलिए आहार चिकित्सा विज्ञान, फलाहार, रसाहार इसी तत्व की चिकित्सा प्रक्रिया है। मिट्टी में कई प्रकार की शक्तियाँ हैं। मिट्टी ही जल को स्वच्छ करती है, वनस्पतियों का पोषण करती है। नियमित आहार, दिनचर्या, योगाभ्यास के अभ्यासों से अनेक रोगों को दूर कर मिट्टी या पृथ्वी तत्व का शरीर में संतुलन बनाया जाता है। पंचकोशों की सिद्धांत की बात करें तो हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं जो 3 शरीरों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। स्थूल शरीर अन्नमय कोश से बनता है। जो हम अन्न खाते हैं, जो हमारा शरीर दिखाई देता है, यह स्थूल शरीर है और ये अन्नमय कोश कहलाता है। इसमें रोग होने पर औषधि या सामान्य रूप से इसकी चिकित्सा की जाती है। परंतु जब सूक्ष्म शरीर में रोग होते हैं, प्राणमय कोश में, मनमय कोश में या विज्ञानमय कोश में अगर रोग है तो वह सूक्ष्म शरीर के रोग कहलाए जाते हैं और उन्हें सामान्य चिकित्सा से दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां भी इन सूक्ष्म शरीर में होने वाले रोगों को प्राण या मन में होने वाले रोगों के लिए उपचार में
कठिनता महसूस करती हैं और इनको थोड़ी कठिनाई होती है, और इसीलिए योग चिकित्सा मुख्य रूप से जो आज आगे बढ़ रही है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वह मानसिक रोगों के लिए ही हो रहा है। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में होने वाले रोगों को योग के द्वारा, क्योंकि योग कोश के स्तर पर जाकर चिकित्सा करता है, इसलिए इस प्रकार से मनोमय कोश में होने वाले रोगों को योग सबसे ज़्यादा क्योरेटिव एस्पेक्ट्स है, या उसको दूर करने के लिए उपयोगी है। इस तरह कोश के सिद्धांत को योग चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राणों का सिद्धांत कहा गया है। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। हृदि प्राणो गुदे अपाना समानो नाभि संस्थिता उदानः कंठ देशस्थो स्याद व्यान सर्व शरीरगा। हमारे हृदय में प्राण, गुदा में अपान का स्थान है, नाभि मंडल में समान का, कंठ में उदान का, और संपूर्ण शरीर में जो समन्वय का काम करता है वो व्यान वायु है। इन वायु का मुख्य कार्य शरीर में अन्न का प्रवेश, मलमूत्रादि का उत्सर्जन, त्याग, ग्रहण किए गए आहार का पाचन, भाषण, पलकों का गिरना उठना, इनमें सहायता प्रदान करना और सभी अंगों का समन्वय स्थापित करना व्यान वायु का कार्य है। इसीलिए कहा गया है अन्न प्रवेशनम मूत्राद्युत्सर्गो विपाचनम भाषणादि निमेषानि तद व्यापारः क्रमादमि। इन प्राणों के समन्वय में असंतुलन आने से शरीर रोगी हो जाता है, और इनको समन्वित करके प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित करके इन रोगों को दूर किया जा सकता है। अन्य एक सिद्धांत है नाड़ियों का। योग हमारे शरीर में 72,000 और कुछ शास्त्र इससे भी अधिक नाड़ियों को मानता है। ये सूक्ष्म शरीर से संबंधित हैं तथा इन्हें हम भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, तो भी हम सूक्ष्म अंतर्दृष्टि द्वारा इन नाड़ियों में प्राण के आवागमन का अनुभव कर सकते हैं। ये आंतरिक अथवा सूक्ष्म शरीर में व्याप्त हैं और प्राण के संचरण पर निर्भर हैं। इनका उद्भव नाभि केंद्र को माना जाता है। नाड़ियों के द्वारा ही संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध बना रहता है। शरीर एक इकाई के रूप में कार्य करता है। इन नाड़ियों में होने वाले ऊर्जा या प्राणों के प्रवाह में यदि अवरोध आ जाए तो वह बीमारियों का कारण माना जाता है। योगाभ्यासों से इन अवरोधों को दूर करके स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। त्रिदोषों का सिद्धांत ये आयुर्वेद से आया हुआ सिद्धांत है, परंतु योग के आधार पर योग में भी इसके लिए बहुत प्रचुर मात्रा में उपचार की व्यवस्था है। आयुर्वेद में शरीर की मुख्य शक्ति को त्रिगुणात्मक मूल आधार या त्रिदोष कहा गया है। मुख्यतः इन्हीं दोषों में विकृति को रोगों का कारण माना जाता है। जब यह दोष प्रकोपित होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। ये दोष 3 होते हैं: वायु पित्तम कपश्चोक्ता शारीरो दोष संग्रह। वात, पित्त और कफ ये दोष होते हैं, और इनको दूर करने के लिए इन दोषों में विकृति आने पर योग के 6 कर्म, आसन, प्राणायामों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इनसे इनको नियंत्रित किया जाता है। पाचन और चयापचय का सिद्धांत। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसके पाचन के पश्चात हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। पाचन और चयापचय की क्रियाओं को यथोचित रखने के लिए आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है। इनमें से किसी भी अग्नि के मंद या तीव्र होने पर हमारा शरीर रोगी हो जाता है। कभी अग्नि मंद हो गई तो भोजन पचता नहीं है, उसका यथोचित अवशोषण नहीं होता है।
अवशोषण न होने से हमारा शरीर पर्याप्त भोजन लेने पर भी दुबला पतला या रोगी होने लगता है और यह कई रोगों का कारण भी बन जाता है। ऐसे ही अग्नि तीक्ष्ण होने पर भी भोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और ऐसी मात्रा लेने से भी हमारा शरीर रोगी दिखाई देने लगता है या इसमें कुछ रोगों के लक्षण आ जाते हैं। और इन अग्नियों को व्यवस्थित करने की नियमित योगाभ्यास, आहार विहार से अग्नि को सम अवस्था में रखकर स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। जिसके मेटाबॉलिज्म शब्द यदि चयापचय के लिए उपयोग किया जाता है तो सभी समझ जाते हैं और ज़्यादातर हम देखकर ही बता सकते हैं जो लोग ज़्यादा मोटे हो गए हैं कि इनकी मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है वह अव्यवस्थित हो गई है और उसको व्यवस्थित रखने के लिए उसके लिए बताया जाता है कि यह योग का अभ्यास करें तो इनकी मेटाबॉलिक जो क्रिया है वह ठीक हो जाएगी। और इसको व्यवस्थित करने के लिए योग बहुत अच्छा एक उपचार है। तंत्रिका तंत्र के समन्वय का सिद्धांत। जब हम मानसिक व्याधियों की बात करते हैं तो हमारे शरीर में अनुकंपी और परानुकंपी दो प्रकार की तंत्रिका तंत्र काम करते हैं और इनका स्वस्थ समन्वय शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। और अगर यह समन्वय सही नहीं है, कोई एक तंत्रिका प्रणाली ज़्यादा काम करती है, दूसरी कम करती है, तो हम किसी न किसी प्रकार की बीमारी से घिरे होते हैं। और इनके समन्वय के लिए योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, मुख्य रूप से ध्यान और इसके साथ ही योग निद्रा जैसे अभ्यास इन तंत्रिका तंत्रों में समन्वय स्थापित करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, जिससे अनेक प्रकार के उपचारों में सहायता मिलती है और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों को दूर किया जा सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के सिद्धांत। शारीरिक दृष्टि से देखें तो आसनों से शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा शरीर में जो जिन्हें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इनसे होने वाले स्राव हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। यदि इन स्रावों में कमी या अधिकता आ जाए तो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के रोग दिखाई देने लगते हैं। परिणामतः सभी ग्रंथियों में उचित मात्रा में रस का स्राव आवश्यक है और इसे व्यवस्थित करने के लिए योग के अभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि बहुत आवश्यक हैं और इनसे इनकी कार्य क्षमता को व्यवस्थित किया जा सकता है। इनको व्यवस्थित करने से हमारे जो मांसपेशियां, हड्डियां, स्नायु मंडल हैं वह भी व्यवस्थित हो जाते हैं और जो शरीर में रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता, तो वह व्यवस्थित हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं, उनको संतुलित किया जा सकता है। और जो आसन के अनेक प्रकार शरीर को लचीला तथा परिवर्तित वातावरण के अनुकूल बनाने के योग्य हैं, वो शरीर को साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियों को समन्वित करते हैं और इनके संतुलित अभ्यास से इन ग्रंथियों पर
नियंत्रण प्राप्त करके इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो सिद्धांत है यह योग में अधिक कारगर सिद्ध होता है। व्यवस्थित जीवनचर्या का सिद्धांत। बहुत सारे रोगों को अनियमित या अव्यवस्थित जीवनचर्या के फलस्वरूप हमारे जीवन में प्रवेश माना जाता है। अनेक बीमारियां हमारे शरीर में अनियमित या अव्यवस्थित जीवनचर्या के कारण आने लगती हैं, क्योंकि अगर हमारा सोना जागना व्यवस्थित नहीं है तो हमारी शरीर की जैव रासायनिक तंत्र प्रभावित होते हैं। जब हम रात की जगह दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, तो हमारे शरीर का जैव रासायनिक तंत्र जो रहता है वह बहुत ही ज़्यादा कुप्रभावित हो जाता है और उसके फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक रोग, मुख्य रूप से तनाव, डिप्रेशन और इससे जुड़े हुए बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप जीवनचर्या से जुड़े रोग जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोग हमारे शरीर में आने लगते हैं और हम अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इनको दूर करने के लिए, इनको शरीर से हटाने के लिए हमारी जीवनचर्या है उसको व्यवस्थित करना। और जीवनचर्या में मुख्य जैसे कि कुछ सिद्धांत जिनको हम लोगों ने इसमें हमने अभी समावेश नहीं किया है, मल निष्कासन का सिद्धांत, क्योंकि हमने इसको पिछले व्याख्यान में पढ़ा था कि सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मलः। अगर हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होती है तो मल क्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, और अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है, मल क्रिया व्यवस्थित नहीं है, तो बहुत सारे रोग शरीर में स्वतः ही आने लगते हैं। और अगर हमारी जीवनचर्या व्यवस्थित है तो मल क्रिया व्यवस्थित हो जाएगी और हम बहुत सारे रोगों को बिना किसी औषधि के ही दूर कर सकते हैं। तो ऐसे रोगों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो उपचार है वह व्यवस्थित दिनचर्या है। इस व्यवस्थित दिनचर्या के कुछ अंग होते हैं जिन्हें कि जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके साथ संक्रमण या घूमना, सूर्य निकलने के पहले या ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना, नियमित भोजनचर्या को अपनाना, व्यायाम करना, ऐसे जो कुछ दिनचर्या के भाग होते हैं उनको नियमित करने से हमारी दिनचर्या नियमित। और दूसरा है सोना और जागना। आराम की पर्याप्त व्यवस्था और विश्राम की व्यवस्था को बनाए रखना, और इसको ही मानते हुए श्रीमद् भगवद गीता में उपदेशित किया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आपका आहार विहार यथोचित सही है, आपके कर्मों की चेष्टाएं युक्त हैं, सही हैं, सोना जागना व्यवस्थित है, तो योग दुख को हरने वाला होता है। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो इसको आप ना ज़्यादा भूखा रहते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा खाते हैं, ना ज़्यादा सोते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा जागते हैं, ना ज़्यादा विश्राम करते हैं और ना बहुत ज़्यादा शरीर तोड़ थकाऊ मेहनत करते हैं। तब ही आपके लिए योग दुख हरण करने वाला होगा। योगो भवति दुःखः, योग दुखों को दूर करने वाला होगा। अन्य लोगों के लिए योग की जो चिकित्सा है वह कारगर नहीं होगी।
इस तरह हम योग चिकित्सक, जो भी योग की चिकित्सा करने वाले होते हैं, वह रोगों का अन्वेषण करके उसके आधार पर इन चिकित्सा सिद्धांतों में से किसी में एक सिद्धांत को, किसी में कई या अनेक सिद्धांतों को मिलाकर रोगी की चिकित्सा करके रोग को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु अगर आपने चिकित्सा को सही रूप से नहीं अपनाया है, जैसे कल हमने चर्चा की थी कि चिकित्सा में आज कल नैनो चिकित्सा पद्धति रोग दूर करने के लिए उपयोग की जा रही है, और योग में भी नैनो चिकित्सा को अपनाया जाता है कि 2 आसन, 2 प्राणायाम और 1 षटकर्म का अभ्यास करो, आप 15 मिनट अभ्यास करो, आप ठीक हो जाओगे। तो हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले कुछ सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, इन सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सा की जाती है, और सबसे उपयोगी सिद्धांत इसमें है जीवनचर्या का सिद्धांत। अगर आपकी जीवनचर्या व्यवस्थित नहीं है तो हाँ, कुछ दिन के लिए रोग को दूर भी किया गया तब भी वह रोग पुनः वापसी होगी शरीर में। और अगर आप सदा रोगों से दूर रहना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, उसको सही प्रमाण में जानना होगा, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करके रोगों से दूर रह सकते हैं। इस प्रकार हम लोग इन चिकित्सा पद्धति के इन सिद्धांतों का उपयोग करके, और साथ ही ध्यान रखना है कि योग एक सहायक चिकित्सा पद्धति है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इसको अल्टरनेटिव थेरेपी है। इसको पूर्ण रूप से चिकित्सा ना मानकर दूसरी चिकित्सा का सहारा लेकर ये रोग को दूर करें, और योग का साथ में उपयोग करें तो योग बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, हमारा जीवन सुखमय बनेगा। और दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ से योग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह न सिर्फ शरीर पर बल्कि मन पर जाकर कार्य करता है, विज्ञान के स्तर पर जाकर कार्य करता है, आनंद की अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है, और यह आनंद की अवस्था योग से ही आ सकती है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।